भारत के जो चंद टॉप के लोग थे, क्या उनके पास जो सूचनाएं पहुंच रही थी, क्या वो पाकिस्तान को लीक की जा रही थी? अगर लीक की जा रही थी तो आखिर कौन वो गद्दार था जो भारत में टॉप की पोजीशन पर बैठा था और पाकिस्तान को भारत की सेना की एक एक जानकारी दे रहा था? आज वो सवाल मैं उठाने जा रहा हूं। 26 नवंबर, यह तारीख याद है आपको? भूल भी कैसे सकता है कोई भी भारतीय इस तारीख को कैसे भूल सकता है? क्योंकि 26 नवंबर 2008 को ही मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, जब पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी उनकी सेना की मदद से भारत में घुस आए थे और मुंबई में एक साथ कई जगह पर उन्होंने आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया था और मुंबई के ताज होटल में घुस गए थे और उसके बाद ताज होटल को कई कई घंटों तक बंधक बना के रखा गया। इस आतंकवादी हमले में करीब 175 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेशी नागरिक भी थे। कौन भला 26 नवंबर की तारीख को भूल सकता है? यह सिर्फ मुंबई पर आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि यह कह सकते हैं कि यह भारत के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान था। इतना बड़ा आतंकी हमला दुनिया में शायद ही कहीं हुआ हो। मुंबई में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ, उसकी तुलना जो अमेरिका में 9/11 हुआ था उससे की जाती है। इतना बड़ा आतंकी हमला था। अब आज मैं 26 नवंबर के इस आतंकी हमले की बात क्यों कर रहा हूं? इस आतंकी हमले को लेकर अब 16 साल बीत गए हैं। 16 साल बीतने के बाद भी आज मगर मैं इसकी याद कर रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका कोई कारण है। 26 नवंबर की तारीख हमें इसलिए भी नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि यह तारीख हमें बार बार पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों की याद दिलाती है, पाकिस्तान की साजिशों की याद दिलाती है, पाकिस्तान के मन में किस तरह से भारत को लेकर नफरत पल रही है, यह बार बार उसकी हमें याद दिलाती है। इसके अलावा 26 नवंबर हमें इसलिए भी याद रखनी चाहिए क्योंकि भारत में ही मीडिया का एक हिस्सा किस तरह से भारत विरोधी ताकतों और पाकिस्तान की कठपुतली बन गया था, यह भी हमें याद दिलाता है 26 नवंबर का दिन। और इसके अलावा 26 नवंबर का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि उस वक्त भारत में किस तरह की नाकारा सरकार थी जो 26 नवंबर के आतंकी हमले का बदला भी नहीं ले सकी और जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब हो जाने दिया। और उससे भी बड़ी बात यह भी है कि 26 नवंबर हमें यह भी याद दिलाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकी हमला था, पाकिस्तान के हमलावर, पाकिस्तान के जो आतंकी थे, पाकिस्तान की जो साजिश थी, उसको छुपाने के लिए किस तरह से एक पत्रकार ने, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने और महेश भट्ट जैसे फिल्मकारों ने एक फेक नैरेटिव कर दिया कि जो पाकिस्तान का हमला नहीं बल्कि ये आरएसएस की साजिश है। वो तो भला हो तुकाराम ओंबले का, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वो अजमल कसाब जो कलावा बांध करके एक साजिश के तहत भारत में आया था, और अगर वो जिंदा नहीं पकड़ में आता और अगर तुकाराम ओंबले उसको जिंदा नहीं गिरफ्तार करते तो क्या होता जानते हैं? तो ये होता कि तब ये इतिहास की किताबों में ये लिखा जाता और कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि ये जो आतंकवादी हमला है ये आरएसएस का है, हिंदुओं ने इसको अंजाम दिया है सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस पूरे आतंकवादी हमले को यह लिखा जाता ये आरएसएस ने करवाया, हिंदुओं ने करवाया, अगर तुकाराम ओंबले अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ लेते। लेकिन अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और उसके बाद पाकिस्तान की साजिश के साथ साथ उस वक्त की जो कांग्रेस का इकोसिस्टम था, कांग्रेस की उस वक्त की सरकार थी और साथ साथ जो भारत विरोधी ताकतें थी, उन सब का भांडाफोड़ हो गया। मैं आज उस किताब के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कभी मौका लगेगा फिर उस पर बात करेंगे। किस तरह से जो है कुछ ही दिनों में 26/11 के आतंकी हमले के बाद कुछ ही दिनों में कैसे आरएसएस का की जो हमला था 26/11 आरएसएस की साजिश करके जो किताब लिखी गई थी भारत सरकार की, उस वक्त जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो सोनिया गांधी की सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी, उसके इशारे पर किस तरह से एक झूठी किताब लिखी गई जो बाद में पता चल गया, जिसको लेकर के लेखक ने भी कहा कि हां उसने जो है ऐसी ये किताब लिख दी थी और दरअसल उसको सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर उसने किताब लिख दी। सरकार किसकी थी ये मैं आपको बता चुका हूं। मैं आज आपको वो कहानी भी नहीं सुनाऊंगा कि कैसे बरखा दत्त जैसे भारत के कई पत्रकारों ने 26/11 की जिस तरह की लाइव रिपोर्टिंग की थी और लाइव रिपोर्टिंग में जिस तरह की सूचनाएं लीक की थी, उसके कारण भारत को ज्यादा नुकसान हुआ। ये जो आतंकवादी हमला था इससे निपटने में एनएसजी और भारतीय सेना के कमांडो और जो भारतीय सुरक्षा बल थे उनको ज्यादा वक्त लगा, और सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लगा
बल्कि भारत को ज्यादा जवानों को बलिदान देना पड़ा। भारत के ज्यादा जवानों की जान गई, क्योंकि भारत में ये जो बरखा दत्त टाइप जो तमाम पत्रकार हैं, ये उसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उसकी लाइव रिपोर्टिंग की एक एक खबर जो है कराची में बैठे जो आतंकवादियों के हैंडलर्स थे वो देख रहे थे, और वो साथ साथ जो है ये पूरी की पूरी जानकारी मुहैया करा रहे थे जो ताज होटल के अंदर आतंकवादी बैठे थे। इन सब कहानियों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा जो है और हुआ है, आज मैं आपको उस बारे में बता रहा हूं। और वो बड़ा खुलासा ये बताता है, ये सवाल उठाता है कि क्या उस वक्त भारत की जो कैबिनेट थी, भारत की जो सुरक्षा मामलों की जो भारत की जो मंत्रिमंडल की कमेटी थी, भारत के जो चंद टॉप के लोग थे, क्या उनके पास जो सूचनाएं पहुंच रही थी, क्या वो पाकिस्तान को लीक की जा रही थी? अगर लीक की जा रही थी तो आखिर कौन वो गद्दार था जो भारत में टॉप की पोजीशन पर बैठा था और पाकिस्तान को भारत की सेना की एक एक जानकारी दे रहा था? आज वो सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा उस वक्त के भारतीय वायुसेना के एक बहुत टॉप के अधिकारी जो नंबर 2 पोजीशन थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। और यह खुलासा अपने आप में न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि चौंकाने वाला है, और यह बताता है कि भारत की सरकार में कैसे गद्दार बैठे थे जो भारतीय सेना की, भारत की सूचनाएं पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे। दरअसल 26/11 की 16वीं बरसी पर एयर मार्शल प्रणय कुमार बारबोरा, जो उस वक्त भारतीय वायुसेना में 2 नंबर की पोजीशन पर थे, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एयर मार्शल बारबोरा ने बताया कि जब 26/11 का यह पूरा जब इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भारत की तरफ से भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने यह तय कर लिया था कि इसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान भारत पर इस तरह के हमले करता रहेगा, इस तरह से आतंकवादी भेजता रहेगा। इसलिए भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत यह तैयारी थी कि पाकिस्तान पर जो है एयर स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा जाए, और उसके लिए पूरा का पूरा एक प्लान तैयार कर लिया गया था। अब जो खुलासा किया वो सोचिए, उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया जो सुनकर भी हैरानी होती है, बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। एयर मार्शल बारबोरा ने बताया कि उस वक्त जो है एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय या उनके घर पर, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक टॉप सीक्रेट मिशन, एक मिशन के तहत एक बैठक हुई। इस बैठक में वायुसेना के जो टॉप के अधिकारी थे, इसके अलावा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी थे, गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये टॉप की, जो भारत की टॉप की लीडरशिप है, ये वहां बैठी थी। और वहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक पूरा का पूरा प्लान रखा गया कि कैसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करनी है, और उसका पूरा एक चिट्ठा, एक पूरा खाका, एक अपने चिट्ठा जो है, एक पूरा जो रोड मैप था, एक प्लान था, वो सबके सामने रखा गया। अब तक आपने ये सुना होगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये खुलासा हुआ था कि भारतीय वायुसेना उस वक्त पाकिस्तान पर हमला करना चाहती थी, लेकिन उसको उसकी इजाजत नहीं मिली। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात थी कि वायुसेना, भारतीय सेना चाहती थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, लेकिन उस वक्त की जो टॉप, जो भारत की लीडरशिप थी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इन लोगों ने जो है इजाजत ही नहीं दी भारतीय सेना को कि वो पाकिस्तान को जवाब दे इस आतंकवादी हमले को लेकर। लेकिन अब जो उससे बड़ा खुलासा है वो ये कि ये जो टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें पूरा का पूरा प्लान डिस्कस किया गया, एयर मार्शल बारबोरा ने बताया ये प्लान डिस्कस करने के आधे घंटे के बाद, जी हां, आधे घंटे के बाद पाकिस्तान ने अपनी, जो उनकी वायुसेना थी, पाकिस्तान ने अपनी 1/3 वायुसेना भारत की सीमा की तरफ, जो नॉर्दर्न फ्रंट था, वहां पर तैनात कर दी। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो भारत में जो टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग का कहीं ना कहीं, उस मीटिंग के अंदर यह बात कि भारतीय वायुसेना ने तैयारी करी है पाकिस्तान को जवाब देने की, भारतीय वायुसेना जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेगी, इसकी पूरी जानकारी पाकिस्तान को पहुंच गई थी, पाकिस्तानी सेना को पहुंच गई थी, पाकिस्तान हुक्मरानों को पहुंच गई थी, और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से नॉर्दर्न फ्रंट पर, भारत से लगी सीमा पर, पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के 1/3 विमान पूरे भारत की वायुसेना की तरफ तैनात कर दिए ताकि जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान कर सके। अब इसके मायने क्या हुए? इसके मायने यह हुए कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही थी, जिसमें भारत की टॉप लीडरशिप के चुनिंदा लोग शामिल थे,
वहां पर उस मीटिंग में जो कुछ हो रहा था वो पाकिस्तान को पता चल गया और पाकिस्तान के पास ये जानकारी मिल गई कि भारतीय सेना ये तैयारी कर रही है और इसीलिए पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई। सोचिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र था भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ। अगर उस वक्त भारत ने वास्तव में हमला कर दिया होता तो सोचिए पाकिस्तान भी पूरी तैयारी के साथ था और उसके बाद भारत का कितना डैमेज होता। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि भारत में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली मीटिंग की पल पल की जानकारी पाकिस्तान को मिल रही थी। यह अपने आप में इतना बड़ा खुलासा है कि इसको लेकर के जितनी जांच की जाए उतनी कम है। अब जांच में से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, जांच होगी नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह खुलासा बहुत विस्फोटक है और यह उस वक्त की भारत की स्थिति को दिखाता है कि भारत की उस वक्त हालत कैसी थी। अब आप सोचिए, मैं कई बार अक्सर कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आने के बाद क्या बदला, मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने कौन सा तीर मार दिया। अब मैं अक्सर कहता हूं कि आप सोचिए कि उस वक्त अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो क्या तब भी भारत के साथ ऐसा ही होता? क्या तब भी भारत की तरफ से गद्दारी होती? क्या तब भी भारत की जो गुप्त सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान को लीक हो जाती? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 बार पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में जब उड़ी में आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की गई जिसमें करीब 80 से ज्यादा आतंकवादियों को भारतीय सेना ने रात में घुस करके, पाकिस्तान के घर में घुस करके और पाकिस्तान के लॉन्च पैड पे मार गिराया। दूसरी जो घटना थी वो 2019 में जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में भारत ने पुलवामा में एयर स्ट्राइक की थी, पीओके में जाकर के जो पूरे लॉन्च पैड थे पाकिस्तान के उनको तबाह कर दिया था। उस वक्त सोचिए कि एक भी भारत की तरफ से, एक भी भारत की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ, एक सैनिक भारत का बलिदान नहीं हुआ, एक भारत का जो है विमान नहीं गिरा। बाद में जरूर जो है अभिनंदन की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभिनंदन की गिरफ्तारी भी किस तरह से, अभिनंदन को भी छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो आज की रात कत्ल की रात होगी, फिर पाकिस्तान जो है वो नक्शे पर नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को भी छोड़ दिया, कैप्टन अभिनंदन को भी, विंग कमांडर अभिनंदन को भी छोड़ा। तो आप सोचिए कि क्या कुछ उस वक्त हुआ 2016 में, 2019 में कोई खबर लीक नहीं हुई, भारत ने जमकर पाकिस्तान को धोया। ये फर्क हुआ, ये बदलाव आया देश में। आज लोग कहते हैं क्या बदलाव है, तो इसको समझना चाहिए। एक तरफ वो दौर था जब पाकिस्तान आतंकी हमला करता था, उस आतंकी हमले के बाद हिंदुओं को उस आतंकी हमले का दोषी ठहरा दिया जाता था और उसके बाद उसका बदला भी नहीं लिया जाता था, सेना को छूट भी नहीं दी जाती थी, सेना की जानकारी जो है पाकिस्तान को लीक हो जाती थी। और एक बात और मैं बता दूं, ये कमांडर, ये जो एयर मार्शल पीके बारबोरा है, उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल अगर ऐसी कुछ हमको करना था कार्रवाई, उसके लिए हमारे पास सूचनाएं भी पर्याप्त नहीं थी। दरअसल इस तरह की स्ट्राइक करने से पहले जो गुप्तचर सूचनाएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपको सही सही सूचनाएं दे कि यहां जो है आतंकवादी है, यहां पाकिस्तान की फोर्स तैनात है, यहां ये रास्ता हो सकता है। इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं वो सेना के पास होनी बहुत जरूरी है। लेकिन उस वक्त ये भी बताया रहा है, ये भी सेना के और वायुसेना के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हम जिस तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते थे वो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने हमको वैसी इंफॉर्मेशन मुहैया भी नहीं करवाई, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी नहीं थी जिसके कारण जो है इस तरह की किसी भी कार्रवाई में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब भारत के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है और भारत प्रिसाइजली जहां पर अटैक करना होता है, जहां पर जो है स्ट्राइक करना होता है, भारत वहीं स्ट्राइक करता है। यह बदलाव आया है। और अंत में बदलाव की एक और छोटी सी बात बताऊं, आप जरा चले जाइए आज के 15 साल पहले। मैं दिल्ली का हूं, आप मुंबई के होंगे, कहीं और के होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है दिल्ली की डीटीसी की बसों में जब भी आप बस में चढ़ते थे तो एक लाइन हमेशा लिखी होती थी। वो लिखा होता था कि आपके आसपास कोई भी अनजान वस्तु बम हो सकती है। जी हां, आपके आसपास कोई भी अनजान वस्तु बम हो सकती है, कृपया ऐसी कोई भी चीज है तो हाथ ना लगाएं और पुलिस को सूचित करें। इस तरह की सूचनाएं न सिर्फ डीटीसी में, ट्रेनों में, बसों में, बाजारों में, हर जगह लिखी रहती थी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में, बनारस में, राजस्थान में, मंदिरों में, बाजारों में, हर जगह बम विस्फोट होते थे। और इस तरह की चीजें आपने मुंबई में भी देखी, मुंबई की ट्रेनों में बम धमाके होते थे, दिल्ली में डीटीसी की बसों में बम धमाके होते थे। लेकिन आज वो बम धमाके नहीं होते। आतंकवाद तो तब तक शायद खत्म नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान जैसा देश दुनिया में मौजूद है, और अब तो बांग्लादेश जैसा देश भी है दुनिया में
जो है हमास जैसी संस्थाएं भी हैं, लश्कर तैयबा है, इस तरह की जब तक संस्थाएं हैं, जब तक ये जिहादी मानसिकता, आतंकवाद, तो तब तक खत्म नहीं हो सकता। लेकिन आज भारत में लोग अपने आप को 2008, 2004, 2005, 2002 की तुलना में तब से लेकर अब तक कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बदलाव आया है और भारतीय सेना भी अब स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करते, एयर स्ट्राइक करती है, उसकी सूचनाएं लीक नहीं होती। लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त, बड़ा सवाल जो आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, कल्पना कीजिए कि उस वक्त जो लोग बैठक में मौजूद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उसके बाद AK एंटोनी, और उसके अलावा P चिदम्बरम, और भारत के उस वक्त के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के टॉप के अधिकारी। अब इनमें से गद्दार कौन हो सकता है जो भारतीय सेना की सूचनाएं पाकिस्तान को लीक कर रहा था? इसका अनुमान आप लगाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।